क्वेश्चन फर्स्ट, गोविंद गिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो कथन है दोस्तों, इनको आपको पढ़ना होगा और जो सही उत्तर है उनका चयन करना होगा। 1921 और 22 में पंचमहल जिले में गोविंद गिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ये पहला। दूसरा, अहमदाबाद केंद्रीय कारागृह से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंद गिरी पंचमहल के बारसोद में निर्वासन में रहे। तीसरा, गोविंद गिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत भिल्लो ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया। चौथा, 1927 से 1931 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन दबाया। तो ये सही उत्तर के अंतर्गत आपको देखा है, जैसे ए में 2 और 4, बी में 3 और 4, सी में 1 और 2 और डी में 1 और 3। तो इनमें से कौन सा मिलान सही है, ये आपको सही करना होगा दोस्तों। और ये इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि क्वेश्चन फर्स्ट का जो ये कौन सा ऑप्शन सही है। ये चारों ऑप्शन भी है और ये जो उत्तर है ये कि ए के साथ, बी के साथ, सी के, डी के साथ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्य अधिकारी को कहा जाता था। तो सही उत्तर है राजपुरुष। व्याख्या भी देखें, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल में प्रशासनिक अधिकारियों या राज्य अधिकारियों के लिए जो व्यापक सामान्य शब्द अभिलेखों में प्रयोग किया जाता था वह राजपुरुष था। राजपुरुष एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ राजा का व्यक्ति या राजकीय सेवक। यह एक व्यापक पद था जिसमें विभिन्न स्तर के सरकारी कर्मचारी अधिकारी शामिल होते थे जो राजा के आदेशों को लागू करते थे और प्रशासन चलाते थे। प्रतिहारों के कई ताम्र पात्रों और शिलालेखों में इस शब्द का उल्लेख मिलता है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। बुक की एक इमेज देख ले। राजस्थान क्रोनोलॉजी, राजस्थान समसामयिकी सामान्य ज्ञान सारगर्भित प्रस्तुतिकरण, जुलाई अगस्त 2025 और वॉल्यूम 50। अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की अनुक्रम प्रस्तुति राजस्थान के करंट एवं ट्रेडिशनल जीके पे आधारित। दोस्तों, इस बुक का मैं रिव्यू कर चुका हूं और इससे 1 या 2 वीडियो आ चुके हैं। आज हम जो ये पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, आप ये देखें राजस्थान के इतिहास, इसको हम एक ही वीडियो में दोस्तों कंप्लीट करेंगे। तो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें और मित्रों को सपाटियों के बारे में, बुक के बारे में बताएं। बुक अपने आसपास के बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करें। बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये जो क्रोनोलॉजी है राजस्थान के करंट के अंतर्गत जो आप एग्ज़ाम होते हैं उनमें राजस्थान के इतिहास से संबंधित ये हमारा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि ये आपके आरएस से लगा तक फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, एलडीसी वीडियो जितने भी राजस्थान के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये शानदार राजस्थान के इतिहास के शानदार क्वेश्चन है। आप इसको एक ही वीडियो में देखें, बार बार रिवीजन करें दोस्तों, क्योंकि ये व्याख्यात्मक सहित है और जहाँ कमेंट के माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ उनका उत्तर इसी वीडियो में दें, जिससे आपको एग्ज़ाम में याद रहे, आपको पता चले कि आपकी तैयारी अब तक कितनी है, आप कैसी तैयारी आपकी चल रही है। तो इन क्वेश्चनों को पूरा देखें, वीडियो भी देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन के साथ उसकी व्याख्या भी दी गई है दोस्तों। और जो क्वेश्चन पहला है दोस्तों उसका आपको कमेंट के माध्यम से उत्तर देना होगा कि आपने अब तक कितनी पढ़ाई की है आपकी। तो वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंदराज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया। ऑप्शन सी, कुतुब बिन ऐबक। व्याख्या देखें, कुतुब बिन ऐबक 1206 से 1210 दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था और उनके शासनकाल में सल्तनत की नींव रखी गई। इस समय दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था। कई स्थानीय शासकों ने अवसर का लाभ उठाकर स्वतंत्रता की घोषणा की। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार गोविंदराज, जो अजमेर का एक स्थानीय शासक था,
कुतुब बिन ऐबक के शासनकाल के दौरान रणथंभौर में विद्रोह किया और वह स्वयं को स्थापित किया। यह घटना 1206 के आसपास की है, जब कुतुब बिन ऐबक ने अजमेर और अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। वीडियो को दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। ग्रुप्स में इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर शेयर करें। इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो कर ले दोस्तों, हेमंत ऑनलाइन क्लास फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज। नेक्स्ट है फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया? तो पालनपुर, डूंगरपुर, सिरोही, विजयनगर। तो सही उत्तर इनमें से दोस्तों चुनना है। तो यहाँ जो ऑप्शन बी सही है, जिसमें पहला, तीसरा और चौथा, तो पहले में अपने है पालनपुर, तीसरा सिरोही और विजयनगर। इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। तो पालनपुर, सिरोही और विजयनगर, इन तीनों रियासतों को उनकी भौगोलिक स्थिति और गुजरात के साथ भाषाई सांस्कृतिक समानता के कारण गुजरात एजेंसी, जो उस समय बॉम्बे प्रांत के अधीन थी, में शामिल किया गया था। सिरोही का मामला बाद में विवादास्पद हो गया। अंततः इसका विलय राजस्थान में हुआ, लेकिन फरवरी 1948 में इसे गुजरात एजेंसी को सौंपा गया था। डूंगरपुर, यह एक प्रमुख राजपूताना रियासत थी। इसने राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कभी भी गुजरात एजेंसी में स्थानांतरित नहीं किया गया। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटासी आउवा के किले पे लटका दिया गया? तो ऑप्शन सी कैप्टन मॉक मैसन। 18 सितंबर 1857 के चेलावास के युद्ध में आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मॉक मैसन को मार दिया था और विद्रोह के प्रतीक के रूप में जो उनका कटा हुआ सिर था वो आउवा के किले पर लटका दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार ये राजस्थान के एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको नोट कर ले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो बरौर यह पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है। बरौर राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से हड़प्पा काल के महत्वपूर्ण अवशेष मिले। गिलुंड, पिंडलिया और अलोद, ये तीनों स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान में विकसित हुई आहड़ बना संस्कृति के प्रमुख केंद्र पुरातात्विक स्थल है। गिलुंड, जो राजसमंद, यह आहड़ संस्कृति का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र था। पिंडलिया चित्तौड़गढ़ और आलोद राजसमंद, ये भी ताम्रपाषाण संस्कृति से जुड़े हुए अन्य ज्ञात स्थल है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन डी राजपूताना मध्य भारत सभा। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किसानों की शिकायतों और दमन की जांच के लिए राजपूताना मध्य भारत सभा ने एक जांच आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग का नेतृत्व भवानी दयाल ने किया था। दिसंबर 1919 में अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में बिजोलिया के किसानों पे हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया और उनकी समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने और तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने के लिए यह आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया। इस आयोग की जांच रिपोर्ट ने बिजोलिया के किसानों की दुर्दशा को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन बी स्वामी गोपाल दास। करौली प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना 1938 में त्रिलोकचंद माथुर ने की थी और यह राजस्थान में सामाजिक राजनीतिक सुधारों के लिए शुरू किए गए प्रजामंडल आंदोलन का हिस्सा था। चिरंजीव लाल शर्मा, मान सिंह और अन्य जैसे कल्याण प्रसाद गुप्ता इस आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। चिरंजीव लाल शर्मा ने 1946 में करौली प्रजामंडल की अध्यक्षता भी संभाली थी। दूसरी ओर
स्वामी गोपाल दास बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंध थे, न कि करौली प्रजामंडल से। उन्होंने बीकानेर में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था? उत्तर है ए 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में अजमेर में जो स्थित राजपूताना का सबसे बड़ा शस्त्रागार मैगजीन जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा रक्षित था। अजमेर उस समय राजपूताना में ब्रिटिश सत्ता का मुख्य केंद्र था। जब मेरठ में विद्रोह की खबर राजपूताना के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तक पहुंची तो उसे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पर संदेह हुआ, क्योंकि यह टुकड़ी हाल ही में मेरठ से अजमेर आई थी। लॉरेंस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस टुकड़ी को अजमेर से नसीराबाद भेज दिया और शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए ब्यावर से मेरवाड़ा बटालियन की 2 कंपनियां बुला लिया। अंग्रेजों द्वारा दिखाए गए इसी अविश्वास के कारण 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों में असंतोष फैल गया, जो अंततः 28 मई 1857 को नसीराबाद में राजस्थान के पहले विद्रोह का कारण बना। महारानी की 83वीं लाइट इन्फेंट्री यह एक ब्रिटिश रेजिमेंट्री थी जो 1857 में अजमेर के शस्त्रागार से संबंधित नहीं थी। वह 30वीं नेटिव इन्फेंट्री की ग्रेनेडियर कंपनी, हालांकि 30वीं नेटिव इन्फेंट्री अजमेर में मौजूद थी और विद्रोह में शामिल थी, लेकिन शस्त्रागार की रक्षा के रूप में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री से जुड़ी थी। बम्बई लांसर्स यह एक घुड़सवार रेजिमेंट थी और इसका अजमेर के शस्त्रागार की रक्षा से कोई सीधा संबंध नहीं था। नेक्स्ट है राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया? तो ऑप्शन सी जोधपुर। भारत की स्वतंत्रता का समय जोधपुर रियासत के तात्कालिक शासक महाराजा हनवंत सिंह ने अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में करने का प्रयास किया और महाराजा हनवंत सिंह भारत में विलय की शर्तों से असंतुष्ट थे और अपनी रियासत के लिए एक बेहतर सौदे की तलाश में थे। इसी क्रम में उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कई दौरों की वार्ता की। जिन्ना ने उन्हें कराची बंदरगाह का पूर्ण उपयोग करने और हथियार आयात करने की लिए कई प्रस्ताव स्वतंत्रता दी और हथियार आयात करने की स्वतंत्रता और रेल लाइनों पर अधिकार क्षेत्र सहित कई आकर्षक प्रस्ताव दिए। अर्थात जिन्ना ने उन्हें कराची बंदरगाह का पूर्ण उपयोग करना, हथियारों को आयात करने की स्वतंत्रता, रेल लाइनों पर अधिकार क्षेत्र सहित कई आकर्षक प्रस्ताव दिए। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन ने कठोर रुख, लॉर्ड माउंटबेटन के हस्तक्षेप और बीकानेर जैसी अन्य राजपूत रियासतों के भारत के पक्ष में दबाव के कारण महाराजा हनवंत सिंह अंततः भारत में विलय के लिए सहमत हो गए और उन्होंने 9 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? एक तरफ ग्रंथ और दूसरी तरफ है रचयिता। तो यहाँ ऑप्शन सी है जिसमें पहला और तीसरा, जिसमें वैली कृष्ण रुक्मणी और अचलदास खिचरी वचनिका। ये तो यहाँ पे देखेंगे कि वैली कृष्ण जो रुक्मणी है यह पृथ्वीराज, यह युग्म सही है। इस प्रसिद्ध डिंगल ग्रंथ की रचना बीकानेर के राजकुमार अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने की और इस ग्रंथ की साहित्यिक महत्व के कारण प्रसिद्ध साहित्यकार दुर्साड़ा ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है और आ चुका है बहुत सी बार कि 5वां वेद व 19वां पुराण किसे कहा गया है? राजस्थान साहित्य के इस ग्रंथ के अंतर्गत 5वां वेद व 19वां पुराण किसे कहा गया है? कमेंट कर देंगे दोस्तों। वीरमायण दुर्साड़ा यह युग्म गलत है। वीरमायण नामक ग्रंथ के रचयिता बहादुर या बहादुर डाड़ी थे कि दुर्सा स्वयं एक महान कवि थे। उनके द्वारा रचित 3 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। वह विरुद्ध चौहतरी, कीर्तार बावनी, श्री कुमार अजाजी भूचर, मोरिनी गजगद, अचलदास श्री खिचरी वचनिका, शिवदास गांडन। यह युग्म सही है। यह डिंगल गद्य की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति है जिसकी रचना चारण कवि शिवदास गांडन ने 15वीं शताब्दी में की थी। इसमें गागरोन के शासक अचलदास खिची, मांडू व मालवा के सुल्तान होशंग शाह के बीच हुए युद्ध व 1423 का आंखों देखा वर्णन है।
नेक्स्ट है कालीबंगा के घरों में जल निकास व्यवस्था में नालियों के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था? तो सही है पहला, दूसरा, अर्थात लकड़ी व पक्की ईंट। व्याख्या देखें, कालीबंगा की जो नगर नियोजन जो व्यवस्था थी, जल निकास प्रणाली एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। यहाँ के घरों में नालियाँ के निर्माण में दो प्रमुख सामग्री का उपयोग किया जाता था। लकड़ी, जिसमें कालीबंगा की जल निकास प्रणाली की एक अद्वितीय विशेषता, घरों में लकड़ी की नालियों का प्रयोग होता था। लकड़ी के तनों को खोखला करके इन्हें बनाया जाता था। यह विशेषता इसे सिंधु घाटी की अन्य स्थलों से अलग करती है। पक्की ईंट, सिंधु घाटी की सभ्यता के अन्य नगरों की तरह यहाँ भी पक्की ईंटों का प्रयोग नालियों, कुओं, स्नानघरों के निर्माण में किया जाता था। पत्थर का प्रयोग यहाँ नालियों के निर्माण में नहीं मिलता, अतः लकड़ी और पक्की ईंट दोनों का ही इस्तेमाल होता था। आहड़, नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन इसमें सी है, पहला व दूसरा दोनों सत्य, जिसमें पहला है कि आहड़वासी खेती करना जानते थे। आहड़वासी कपड़ों की छपाई व रंगाई से परिचित थे। व्याख्या देखें, आहड़ सभ्यता, जिसे बनास सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में लगभग 2000 व 1500 ईसा पूर्व की एक प्राचीन सभ्यता थी। यह ताम्रपाषाण युग की संस्कृति थी। आहड़ सभ्यता के पुरातात्विक स्थल साक्ष्यों के आधार पर दोनों कथन सही है। आहड़ एक ताम्रपाषाणिक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के निवासी कृषि कार्य से भलीभांति परिचित थे। खुदाई में यहाँ से गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल जैसे अनाजों के अवशेष मिले, जो यहाँ की खेती होने का पुख्ता प्रमाण है। वे पशुपालन भी करते थे। छपाई व रंगाई, आहड़ की खुदाई में मिट्टी से बने ठप्पे मिले। इन ठप्पों पर विभिन्न प्रकार की नक्काशी। इतिहासकारों का मानना है कि इन ठप्पों का उपयोग कपड़ों पर जो रंगाई व छपाई के लिए किया जाता था। इस बात का प्रमाण है आहड़वासी इस कला से परिचित थे। नेक्स्ट है मंडोर के प्रतिहारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो सही थी। भोगभट्ट ने वल्ल देश के शासक देवराज भाटी को परास्त किया। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार वल्ल देश जैसलमेर के शासक देवराज भाटी को परास्त करने वाले मंडोर के प्रतिहार शासक शिलुक थे, न कि भोगभट्ट। भोगभट्ट तो वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र के पुत्र थे। हरिश्चंद्र, जो इस वंश के संस्थापक थे, एक विद्वान ब्राह्मण थे और उन्हें ओरहेलिद की उपाधि प्राप्त थी। रज्जिल प्रतिहार वंशावली की आरंभिक पीढ़ी में शामिल थे। शासक नागभट्ट प्रथम ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए राजधानी को मंडोर व मांडुक्यपुरा से मेड़ता मेदांत का स्थानांतरित किया। नेक्स्ट है कुमारपाल चालुक्य ने नांदोर, चित्तौड़ व जालोर को किस चौहान राजकों ने जीता था? तो डी विग्रहराज चतुर्थ, शाकंभरी के चौहान के सबसे प्रतापी शासकों में से एक विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है, वे गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित किया था। अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत विग्रहराज चतुर्थ ने चालुक्यों से उनके अधीन कई क्षेत्रों को जीत लिया। इसी क्रम में उन्हें नाडोल, चित्तौड़, जालोर पे विजय प्राप्त करके चौहान साम्राज्य की सीमाओं को सुदृढ़ किया और अपनी शक्ति का परचम लहराया। महाराणा सांगा ने बयाना का दुर्ग बाबर के निम्न में से किस गवर्नर ने जीता? डी मेहंदी ख्वाजा। महाराणा सांगा ने फरवरी 1527 में बयाना के युद्ध में मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त करके बयाना का दुर्ग जीता। इस समय बयाना दुर्ग की रक्षा बाबर के गवर्नर मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में हो रही थी। बाबर ने मेहंदी ख्वाजा को बयाना का प्रभारी नियुक्त किया था, लेकिन महाराणा सांगा की सेना ने उसे पराजित करके दुर्ग पर कब्जा कर लिया। यह युद्ध खानवा के युद्ध 16 मार्च 1527 से पहले हुआ था। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, क्वेश्चन होता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ और किन के मध्य हुआ, किस तिथि को हुआ, ये आप दोस्तों नोट करें। किस स्थान पे हुआ ये नोट करें। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ पे निम्न में से किस सुल्तान शासन में अधिकार किया था? तो सी मोहम्मद बिन तुगलक। राणा हमीर जो 1335 से 1364 सितोदिया वंश के संस्थापक माने जाते थे। चित्तौड़गढ़ को फिर से स्वतंत्र करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ को जीत के इसे दिल्ली की सल्तनत के अधीन कर लिया। इसके बाद चित्तौड़ कई वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा। राणा हमीर ने जब चित्तौड़ पे पुनः अधिकार किया, उस समय दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325
51 ईस्वी का शासन चल रहा था। मतलब मोहम्मद बिन जो तुगलक का जो शासन है 1325 और 1351 के मध्य तक इसका शासन चल रहा था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। उन्होंने दिल्ली की सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाते हुए चित्तौड़ को स्वतंत्र करवाया। वह सिसोदिया वंश की पुनर्स्थापना की। वह राणा की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक बने। कौन? राणा हमीर, जिनका शासनकाल था 1335 से 1364। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सिवाना में राव चंद्रसेन के विरुद्ध मुगल अभियान में सम्मिलित नहीं था? तो कल्ला। मुगल अभियान में शामिल बीकानेर के राय सिंह, केशवदास मेड़तिया, जगत सिंह विकल्प के जगतराम संभवतः इसी का रूप है। मुगल सेना का हिस्सा था जो राव चंद्रसेन के विरुद्ध भेजी गई थी। कल्ला की भूमिका जो राव चंद्रसेन के भतीजे मुगल थे, सेना के विरुद्ध लड़ रहे थे। मुगल सेना ने सिवाना पहुंचते से पहले सोजत में उन्हें पराजित किया था। महाराणा राज सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उन्हें सही विकल्प चयन किए। तो यहाँ पे जो कूट मिलान सी है वो सही है, जिसमें पहला दूसरा दोनों सत्य। औरंगजेब की ताजपोशी पर राज सिंह ने उपहार भेजे और औरंगजेब ने डूंगरपुर राज सिंह को लौटा दिया, ये दोनों सही है। व्याख्या देखिए, महाराणा राज सिंह और मुगल बादशाह औरंगजेब के शुरुआती संबंध कूटनीतिक व सौहार्दपूर्ण थे, जो बाद में चल के तनावपूर्ण हो गए। दोनों कथन इसी शुरुआती के दौर है। उपहार भेजना मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब की विजय के बाद महाराणा राज सिंह ने नए बादशाह को मान्यता देते हुए 1658 की ईस्वी में अपने पुत्र कुंवर सुल्तान सिंह को औरंगजेब की ताजपोशी पर बधाई और उपहारों के साथ मुगल दरबार में भेजा था। डूंगरपुर लौटना उत्तराधिकारी युद्ध की अव्यवस्था का लाभ उठाकर राज सिंह ने टीका दौड़ नामक अभियान के तहत डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि पड़ोसी राज्यों पर अधिकार कर लिया। जब औरंगजेब बादशाह बना तो उसने राज सिंह से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए उनके द्वारा जीते गए डूंगरपुर, बांसवाड़ा परगनों पर उनके अधिकारी को मान्यता दे दी। अतः दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य के शासक राणा पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया? किस राज्य के शासक ने राणा पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था? तो यहाँ उत्तर ऑप्शन है झालावाड़। व्याख्या देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारी जो नेता तात्या टोपे अपनी सेना के समर्थन और संसाधन जुटाने के लिए राजस्थान आए। इसी क्रम में जब वे झालावाड़ पहुंचे तो वहां के शासक महाराजा राणा पृथ्वी सिंह उनका विरोध किया। तात्या टोपे की सेना ने झालावाड़ के राजकीय सेना को पराजित कर दिया और राजधानी पर अधिकार कर लिया। इस दौरान शासक पृथ्वी सिंह को गिरफ्तार करके नजरबंद कर लिया और राजकोष से एक बड़ी धनराशि भी वसूल कर ली। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित बलिदानियों को काल अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ ऑप्शन डी पहला, तीसरा, दूसरा। जोधपुर में बाल मुकुंद बिस्सा की शहादत। राजस्थान के जतिन दास कहे जाने वाले बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु जेल में राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए लंबी भूख हड़ताल के कारण 19 जून 1942 को हुई थी। जैसलमेर के सागरमल गोपा की शहादत। अपनी क्रांतिकारी पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध सागरमल गोपा को जैसलमेर की जेल में अमानवीय यातनाएं दी गई और 4 अप्रैल 1946 को उनकी मृत्यु हो गई। बीकानेर के बीरबल सिंह की शहादत। बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य बीरबल सिंह राय सिंह नगर में एक जुलूस के दौरान पुलिस फायरिंग में 1 जुलाई 1946 को शहीद हो गए। घटनाओं का सही क्रम है कि बाल मुकुंद बिस्सा 1942, सागरमल गोपा अप्रैल 1946 और अंत में बीरबल सिंह जुलाई 1946। दोस्तों ये जो क्रम है घटना का वह आप नोट कर लें। ऊपरमाल को डंको नामक समाचार पत्र का संपादन नगारची नाम से निम्न में से कौन करता था? तो ये साधु सीताराम दास। ऊपरमाल को डंको का एक प्रमुख जन जागरण एवं संघर्षशील पत्र था जो राजस्थान में भीलवाड़ा क्षेत्र, ऊपरमाल क्षेत्र में किसान आंदोलन और जन संघर्षों की आवाज़ बना। इस पत्र का संपादन साधु सीताराम द्वारा नगारची, जिसका अर्थ है डंका पीटने वाला, जागरण करने वाला, उपनाम से किया था। उनका उद्देश्य जनता को सामंतशाही व अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जागरूक करना व क्रांतिकारी फैलाना था। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कथनों पे विचार कीजिए। तो सही उत्तर है पहला, दूसरा। पहला ऑप्शन है कि 1950 में सिरोही राज्य का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। 1950 में सिरोही राज्य की आबू रोड व दिलवाड़ा तहसील बम्बई प्रांत में मिला दी गई।
तो राजस्थान के एकीकरण के 6वें चरण में सिरोही राज्य का एकीकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ। इस समय सिरोही को 2 भागों में विभाजित किया, मुख्य हिस्सा राजस्थान में शामिल किया गया, जबकि आबू रोड, दिलवाड़ा तहसीलें बॉम्बे प्रांत और वर्तमान गुजरात का हिस्से में मिला दी गई। यह विभाजन सिरोही के एकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा था, जो स्थानीय जनमत व प्रशासनिक कारणों से हुआ। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को आबू दिलवाड़ा को वापस राजस्थान में मिला के सिरोही का एकीकरण पूर्ण किया। सामान्य ज्ञान का यह सीरीज चल रहा है दोस्तों, देखते रहें। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजवंशों को उनकी कुलदेवी के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ तो राजवंश है, दूसरी तरफ उनकी कुलदेवियां। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है वह सही है कि ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। ऑप्शन सी। यहाँ हम व्याख्या देखेंगे कि चौहान तो आशापुरा माता, चौहानों की जो कुलदेवी है आशापुरा माता, जो नाडोल पाली में, मोदरान जालोर में इनके प्रसिद्ध मंदिर में, तंवर चिलाई माता, इन्हें योगेश्वरी जोगमाया के नाम से जाना जाता है। सोलंकी अर्थात खीमज माता, इनका मुख्य मंदिर भीनमाल जालोर के पास स्थित है। दहिया केवाय माता, इनका मंदिर किनसरिया पर्वतसर नागौर में स्थित है। निम्न में से किस दुर्ग में नवलबान नामक तोप अवस्थित थी? निम्न में से किस दुर्ग में नवलबान नामक तोप अवस्थित थी? तो यहाँ उत्तर है शाहबाद। नवलबान नामक प्रसिद्ध तोप शाहबाद दुर्ग में स्थित थी, जो राजस्थान के बारां जिले में है। यह दुर्ग बामाती पहाड़ी पे बना हुआ है और इसका निर्माण 16वीं शताब्दी के चौहान शासक मुकुटमणि देव ने करवाया था। नवलबान तोप इस किले की सबसे महत्वपूर्ण आकर्षक अवशेषों में से एक है, जो उस समय की सैन्य शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन राजस्थान के इतिहास से संबंधित थे, जो बहुत ही अच्छे व्याख्यात्मक रूप से थे। इनका दोस्तों आप बार बार रिवीजन करें और जो कमेंट के माध्यम से मैंने क्वेश्चन पूछा है वो कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास करें और उन क्वेश्चनों को रजिस्टर में भी साथ ही नोट कर लें। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पुनरावृत्ति के अनुसार बार बार रोटेट होके पूछा जाता है। दोस्तों राजस्थान का इतिहास से बहुत ही शानदार और राजस्थान क्रोनोलॉजी से ये क्वेश्चन थे। बुक की इमेज तो आपने देख ली है। बुक अपने आसपास के बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी शानदार बुक है। दोस्तों इस वीडियो को पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें। वीडियो को आप अपने ग्रुप्स में दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आने वाली भर्ती एग्जाम के अंतर्गत इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, चाहे आरएस की हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, पटवार, रीट, सीईटी, जो आगामी भर्ती आपके होने वाली है। इन सभी के लिए राजस्थान का इतिहास का ये जो शानदार क्वेश्चन थे, जो व्याख्यात्मक रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको रजिस्टर में नोट करें, कमेंट के माध्यम से उत्तर दें और बार बार वीडियो के माध्यम से आप रिवीजन करें और बुक ले गए आएँ अपने आसपास के स्टोर से। बहुत ही अच्छे शानदार है। आगे भी दोस्तों इसी तरह वीडियो अपलोड हो रहे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करें, जिससे बुक का रिव्यू भी पता चले बुक कैसी है, और वीडियो इसी तरह आपके एग्ज़ाम के संबंधित अपलोड हो रहे हैं। दोस्तों आप कहाँ से, किस शहर से, सिटी से हमारा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करें दोस्तों, अपना नाम, शहर का नाम, सिटी का नाम, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देख लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।